सर्वेंटर थ्योरम पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि लेट m1 m2 m3 so on up to mk be the pairwise relatively prime integers। ये m1 m2 m3 relatively prime numbers का मतलब अगर आप m i's में से कोई से दो डिस्टिंक्ट m i's लेंगे तो उनका जीसीडी 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास नंबर्स हैं a1 a2 a3 so on up to ak, ये इस तरह के नंबर्स हैं। इनमें से हर ए आई अपने कॉरस्पॉन्डिंग एम आई के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। आप आई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं फ्रॉम 1 अप टू के। इसके अलावा ये जो स्मॉल एम आईज थे इनका जो प्रोडक्ट है उसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया हुआ है। तो देन फॉर इंटीजर्स b1 b2 b3 so on up to pk the system of congruences, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस सिस्टम है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक सिस्टम है। और हमने ये इस थ्योरम में प्रूव करना है इट हैज अ यूनिक as a simultaneous solution which is unique modulo m। इसका जो simultaneous unique solution होगा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि एक रीजन x फाइंड करना है जो कि इन तमाम कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस को सेटिस्फाई करे और वो अंडर मॉड कैपिटल M यूनिक होना चाहिए। ये चीज़ हम इसमें वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये जो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको फिर दूसरे सॉल्यूशन को मॉडुलो कैपिटल M के तहत देखते हैं जो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है और ये सारा काम करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले जो कि गिवन स्टेटमेंट में था कि ए आईज और एम आईज आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ये गिवन है किसी भी आई की वैल्यू के लिए फ्रॉम 1 अप टू के। तो ज़रा स्टूडेंट्स इस पर गौर करें। हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को पहले से डिस्कस करके आए हैं, उसमें आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। अगर मैं इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की बात करूं तो पीछे हमने देखा था कि किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर ये जो x का कोएफिशिएंट है और ये जो मॉडुली एम आई है इन दोनों का जीसीडी अगर इस b को डिवाइड करे तो फिर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ए आई और इस एम आई का जितना जीसीडी होगा उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए आई और एम आई आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर कि ए आई और एम आई आपस में चूंकि रिलेटिवली प्राइम है तो लिहाजा पहले से जो डिस्कस करता सॉल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को उसमें उसके मुताबिक चूंकि ए आई और एम आई का जीसीडी 1 है और 1 जो है वो बी आई किसी भी इस इंटीजर को डिवाइड करेगा तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन होगा भी सिर्फ एक ही नंबर क्योंकि ए आई और एम आई का जीसीडी 1 है, जितना जीसीडी होता है उतने ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो लिहाजा ये लिख दिया गया इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेट्स से कि इसको हमने एक्स आई का नाम दे दिया। ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ये दरअसल इन तमाम की रिप्रेजेंटेशन कर रही है ऊपर वाली लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की। तो ये वाली जो ये आइस वाली हमने ली है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको हमने एक्स आई का नाम दे दिया। इसी तरह से अगर ये एक्स आई इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का सॉल्यूशन है तो इसमें एक्स की जगह पे एक्स आई रिप्लेस कर सकते हैं। हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन को एक्स की जगह पे एक्स आई लेंगे। अब ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये असल में इन तमाम के लिए हमें बता रहा है कि ये तमाम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशंस होंगे। पहली का सॉल्यूशन x1, दूसरी का सॉल्यूशन x2, ith वाली का xi और देन सो ऑन। तो ये सब के सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने जी स्टूडेंट्स इसको छोड़ दिया, ये बात हमने नोट की जो कि ए आई और एम आई का जीसीडी चूंकि 1 था तो हमारे ख्याल में इस तरह की जो अगर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होगा तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको हमने एक्स आई का नाम दे दिया। ये दरअसल ये हमें बता रहा है कि इन तमाम कॉन्ग्रुएंसेस के अलग-अलग सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमने इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि सबको सेटिस्फाई करे और उसको अंडर मॉडुलस कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? ये जो हमारे पास एम आईज हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल एम। तो हमने सबका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए ये आगे फर्दर स्टेप्स हैं। देखें स्टूडेंट्स,
यहाँ पे n1 डिफाइन किया गया है। n1 किसके इक्वल है? कैपिटल M के। और कैपिटल M किसके इक्वल है? ये जो m i's हैं सारे के सारे इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि m कैपिटल M क्या है? m1 into m2 m3 and then so on up to mk। नीचे क्या है? m1। तो स्टूडेंट्स देखें, ऊपर है m1 m2 m3 so on up to mk, नीचे m1। तो नीचे वाला m1 ऊपर वाले m1 से कट जाएगा। तो ये जो राइट साइड है ना, आप देख सकते हैं कि इसमें m1 नहीं है क्योंकि m1 से ये डिवाइड हो गया है और ये चीज n1 की इक्वल है। तो आप ज़हन में ये रखेंगे n1 जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है m2 m3 m4 so on mk। इसमें m1 खत्म हो चुका है क्योंकि नीचे m1 से डिवाइड कर दिया गया। क्या आप ये कहेंगे जो n1 है वो m1 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो गया क्योंकि n1 में m1 नहीं है। तो इसलिए ये लिख दिया गया कि m1 और n1 का जीसीडी 1 है। ये पॉइंट और तलब है। मतलब मैं इसको अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो n1 ऐसे होगा ना कि m1 m2 m3 so on up to m के नीचे आ गई m1। तो m1 चूंकि से कट गया है तो ये जो बकाया नंबर्स आ गए हैं ये इसमें अब आपको m1 नजर नहीं आएगा। और ये जो m i's हैं ये हैं भी रिलेटिवली प्राइम। तो इसलिए अगर आप m1 का n1 के साथ जीसीडी लेंगे तो वो 1 आएगा। मतलब ये कि जो ये m1 m2 m3 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। यानी कि m1 का कोई मल्टीपल या m1 का कोई मल्टीपल इसमें इनमें मौजूद नहीं है। ये सारे इन सब में कोई एक किसी दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो अगर एक को कैंसिल कर दिया जाए तो वो जो क्वांटिटी बच जाएगी जिसको आपने n1 का नाम दिया है वो आप m1 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा क्योंकि इसमें m1 नहीं है और ये m1 है। ठीक है ना? और हैं भी ये एम आई सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम। तो ये जरा पॉइंट और इस पे कर लें कि जो हमने n1 डिफाइन किया वो m1 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह से जो n2 हम डिफाइन करेंगे m ओवर स्मॉल m2 ये अब m2 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ये लिख दिया गया m2 और m2 आपस में रिलेटिवली प्राइम। ये सिलसिला हमने आगे जारी रखा कि ni उसमें क्या है m ओवर m i। इसमें ith वाले m को आपने कैंसिल कर दिया। ये जो क्वांटिटी ni है इसमें क्या है? एम आईज का प्रोडक्ट है और सिवाय इसमें एम आई नहीं है। तो अगर एम आई नहीं है तो एम आई के साथ इसका जीसीडी 1 आएगा क्योंकि एम आई सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम है। तो ये हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कर रहे हैं। तो ये जो आपने ये यहाँ से ये जो n1 n2 और ni डिफाइन करने का एक सिलसिला आपने शुरू किया है, इनको ऑब्जर्व करके नीचे हम एक लाइन लिखने लगे हैं। वो ये है कि स्टूडेंट्स देखें ये भी एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आपके सामने है। ठीक है? इसको भी आप इस वाले के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपने जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है, ये एक वेरिएबल है कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग और मॉड एम आई। उसका सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब इस कोएफिशिएंट का और मॉडुलस का जो जीसीडी है वो इस वाले नंबर को डिवाइड करें। तो यहाँ पे आपने अभी अभी यही चीज तो ऑब्जर्व की है कि एन आई और एम आई का जीसीडी क्या है 1, n2 और m2 का जीसीडी क्या है 1, m1 और n1 का जीसीडी क्या है 1। तो इसलिए ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और चूंकि इसमें एन आई और एम आई का जीसीडी 1 है और 1 इस 1 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसके सोल्यूशन को हमने एन आई स्टेरिक का नाम दे दिया। तो ये हमने इसको रिप्लेस भी कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने बात की कि इनके सोल्यूशंस हैं और लेट्स से कि सोल्यूशन एक्स आई तो एक्स आई हमने इसमें रिप्लेस कर दिया था। इसी तरह से इस कॉन्ग्रुएंस तरह की कॉन्ग्रुएंस का भी एक सोल्यूशन होगा और उसको हमने एन आई स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ। ठीक है? तो स्टूडेंट ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, इसको भी हमने ज़हन में रखना है। और अब हम लिखने जा रहे हैं जी जो इन कॉन्ग्रुएंस जो रिलेशंस हैं सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, इनका हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। एक्स नॉट हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स नॉट ऊपर दिया गया जो सिस्टम था उसका सॉल्यूशन है। हम क्लेम करने जा रहे हैं कि एक्स नॉट इज दैट नंबर which satisfies all the above mentioned congruencies। देखिए ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, आपको याद रखने के x नॉट हमने लिया है x1 n1 n1 स्टेरिक, x2 n2 n2 स्टेरिक, so on up to xi ni स्टेरिक and then so on up to xk nk और nk स्टेरिक। अब हम प्रूव करने लगे हैं कि ये दरअसल ऊपर वाली सारी कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है? हमने क्या किया है इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए आई से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि
कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस सिस्टम था उसमें x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 वगैरह, तो हमने अब x नॉट को ai से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब इसमें ये देखने वाली बात ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, एक्चुअली हम करने क्या लगे हैं, हम इसकी दोनों साइड्स पे मॉडुलस अप्लाई करने लगे हैं mi। क्या करने लगे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मॉडुलस mi अप्लाई करने लगे हैं। तो देखिए मॉडुलस अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फर्ज करें ये एक नंबर, इस पे भी अप्लाई होना है, इस पे भी लगना है, इस पे भी लगना है, इस पे भी लगना है, और मॉडुलस अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को उस mi से डिवाइड किया जाए और जो रिमाइंडर आए वो इसमें लिख दिया जाए। तो फिर आप कहते हैं कि ये नंबर इस पे मॉडुलस अप्लाई हो गया और ये नंबर इसके कॉम्पोनेंट हो गया। इसका दूसरा मतलब भी है वो जो आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि जब एक नंबर दो नंबरों के डिफरेंस में डिवाइड करे तो वो उनमें से पहला नंबर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, वो बात दुरुस्त है। लेकिन ये इसका दूसरा क्राइटेरिया भी है कि जब आप किसी एक नंबर पे मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली उस नंबर को उस मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है और जो रिमाइंडर आता है लीस्ट आमतौर पे वो हम लिखते हैं, वो लिखा जाता है। तो चूंकि हम इस पे इस कि दोनों साइड्स पे मॉडुलस mi अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स आएंगे वो इसमें लिखे जाएंगे। और इसमें ये याद रहे कि अगर तो ये नंबर mi का मल्टीपल होगा तो देन ज़ाहिर है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा और सारे की जगह पे 0 लेट्स से के अगर आ जाए तो 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, और ये मतलब ये हर एक के ऊपर आपने mi अप्लाई करना है। जो mi का मल्टीपल था वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा और जो नहीं है वो उसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे हम ये नोट करने लगे कि एम जे और एन आई, अगर ये आई और जे आपस में डिफरेंट हो तो फिर इनका जीसीडी 1 नहीं आता, फिर इनका जीसीडी 1 नहीं आता। देखें ये कैसे, ये क्यों लिखा जा रहा है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको जो ये चीज बताई कि जो n1 है वो m1 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि m1 n2 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा या नहीं तो इसका आप नहीं कह सकते। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एम जे और एम आई, अगर इसमें आई और जे डिफरेंट होंगे तो आप नहीं कह सकते कि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। और ये बल्कि मॉडुलस का मल्टीपल हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखें ना ये जो n1 है इसमें m1 नहीं है, बकाया सारे हैं। तो आप ये कहें कि n1 पे अगर आप मॉडुलस m1 लगाएंगे तो आप वो m1 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन अगर आप n1 पर मॉड m2 लगाएंगे तो m2 तो इसमें मौजूद है, यानी कि m2 का ही मल्टीपल है तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा। तो यही चीजें यहाँ पे हमें अभी ऑब्जर्व करनी है कि एन जे इज मल्टीपल ऑफ एम आई, कि अगर ये जो इनके सुफिक्सेस हैं एन आई और एम जेज वगैरह के, अगर तो ये डिफरेंट हैं तो फिर ये जो नंबर होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एम जे का हो जाएगा मल्टीपल और कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा। ये चीज लिखने जा रहे हैं कि ए आई एक्स आई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आई मॉडुलस एम आई। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये चीज, ये आपने ऊपर इक्वेशन एक बनाई हुई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 कि ए आई एक्स आई इज कॉन्ग्रुएंट बी आई मॉड एम आई, ये आपने लिख ली। इसके साथ ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव की एन आई एन आई स्टेरिक दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एम आई। तो अब जब आप इस वाली इक्वेशन पे लगा रहे हो मॉडुलस एम आई तो ए आई एक्स आई, ये ए आई एक्स नॉट दिस बिकम्स कॉन्ग्रुएंट बी आई मॉडुलस एम आई। देखें स्टूडेंट्स ये कैसे आ गया, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसके ऊपर आपने मॉडुलस एम आई लगाया है तो ये लेफ्ट साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी बी आई के। वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनमें से सारी वैल्यूज सिवाय एक के वो मल्टीपल्स ऑफ एम आई है, तो लिहाजा वो सारी कॉन्ग्रुएंट 0 होती जाएंगी। सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे जो है वो जैसे मैंने बता दिया ना कि एम आई और एम जे जो है ना वो एम जे जो है वो एन आई का मल्टीपल है, लिहाजा वो कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एम और जे, एम और एन की जो वैल्यूज हैं इनके अगर सुफिक्सेस डिफरेंट होंगे तो वो मॉडुलस का मल्टीपल होगा। तो लिहाजा लेकिन अगर मैंने मॉडुलस एम आई लगाया तो ये है ना ये n2 है, अब मेरे पास आई है यहाँ पे n2 है, ये डिफरेंट हो गया तो इसलिए ये एम आई का मल्टीपल हो गया, ये भी एम आई का मल्टीपल सिवाय इसके बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो
हमारे एम आई का मल्टीपल बन गए, लिहाजा वो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट जीरो हो गई सिवाय इसके। और इसमें भी ये जो आधा पार्ट है ना ए आई एक्स आई, इसको आपने लिख लिया कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी आई के। और एन आई स्टेरिक किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा ये जो चीज है ये किसके इक्वल आ गई है, दिस बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ए आई एक्स नॉट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ये स्टूडेंट्स ए आई एक्स आई कॉन्ग्रुएंट टू बन गए बी आई, और ये कॉन्ग्रुएंट टू हो गया 1 के। तो लिहाजा आपने कह दिया ए आई एक्स नॉट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट बी आई मॉडुलस एम आई। अब जरा देखेंगे ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आया है ये बता रहा है कि एक्स नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ ये जो ऊपर वाली सिस्टम है उसका सॉल्यूशन है। देखो ना, अगर आप इस वाली में x की जगह पे x नॉट रखो तो क्या बन गया, a1 x नॉट कॉन्ग्रुएंट b1 मॉड m। और इनकी ये जो हमने अभी डिराइव की है वो दरअसल इस सिस्टम में मौजूद तमाम कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई कर, ये कलेक्टिवली हमें बता रही है। क्योंकि इसमें अगर आप सुफिक्सेस चेंज करते जाओगे, इसको अगर आप i1 2 3 के लिए लिखोगे तो ये दरअसल हमारे सिस्टम की ऊपर वाली इक्वेशंस बन जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट ऊपर वाले सिस्टम का कॉमन सॉल्यूशन अंडर एनी मॉडुलस एम आई। तो अब ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसको डिविजिबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा एम आई डिवाइड्स, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, फॉर ऑल आई एम आईज आर रिलेटिवली प्राइम। ये पहले से हमें पता है। अच्छा, अब देखें कि अगर एम आई इसको डिवाइड कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि m1 इसको डिवाइड कर रहा है, इसी तरह से m2 भी इसको डिवाइड करेगा, m3 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। सारे जो है वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो और ये हैं भी आपस में रिलेटिवली प्राइम। तो ये डिविजिबिलिटी का ही रूल है कि अगर कुछ नंबर्स एक ही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने कैपिटल एम का नाम दिया हुआ है, तो कैपिटल एम डिवाइड्स दिस ए आई एक्स नॉट माइनस बी आई। तो इसको अगर आप कॉन्ग्रुएंस की लैंग्वेज में लिखेंगे, ये देखें जी, मैं बता रहा था कि एक्स नॉट इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो इसको आपने डिविजिबिलिटी के फॉर्म में लिखा, एम आई डिवाइड्स ए आई एक्स नॉट माइनस बी आई। अब ये कि एम आई हर एम आई इसको डिवाइड कर रहा है, तो m1 भी m2 भी m3 भी सारे इसको डिवाइड करेंगे। और एम आई है भी आपस में रिलेटिवली प्राइम, तो अगर एम आई आपस में रिलेटिवली प्राइम है और इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा, यानी कि m1 m2 m3 so on to mk will divide ai x naught minus bi। तो m डिवाइड्स दिस, इसको आप दोबारा से कॉन्ग्रुएंस की लैंग्वेज में लिख लें। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो सॉल्यूशन जो आपने x नॉट निकाला था वो अब अंडर मॉडुलस कैपिटल M के किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। This x naught is now a solution of the given congruence system under modulus capital M। अब आखिरी बात हमने इसमें ये करनी है वो ये है कि ये साबित किया जाए कि ये जो सॉल्यूशन आपने अभी x नॉट अंडर मॉडुलस कैपिटल M निकाला है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने फर्ज कर लिया, कंट्रडिक्शन ली कि लेट y be another solution अंडर मॉडुलस कैपिटल M। अगर y भी उस सिस्टम का सॉल्यूशन है तो वो उस सिस्टम की जो जर्नल फॉर्म है उसको सेटिस्फाई करेगा, ए आई वाई विल बिकम कॉन्ग्रुएंट बी। ऊपर उसी रिलेशन को लिखा है, सिर्फ x नॉट की जगह पे y लगा लिया, ठीक है। अब आप ट्रांजिटिव रिलेशन लगाएंगे कि अब ये ए आई वाई कॉन्ग्रुएंट है बी अंडर मॉड कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है m1 m2 m3, और ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर m इज रिलेटिवली प्राइम हो तो वो हर इंडिविजुअल के लिए भी, ये पीछे जो हमने डिस्कस किया ये उसी का एक तरह से उलट है डिविजिबिलिटी में, कि अगर m इज आपस में रिलेटिवली प्राइम और एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उनको डिवाइड करेगा। इसी का उलट है कि अगर एक नंबर मुख्तलिफ नंबरों का प्रोडक्ट है और वो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम है और वो उसको डिवाइड कर रहा है तो हर इंडिविजुअल के लिए भी बात, तो m की जगह पे m i हमने लिख लिया है फॉर ईच m i। अच्छा, अब पीछे हमने लिखा था कि ए आई एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट बी आई, और यहाँ पे क्या है, ए आई वाई इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट बी आई। सो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो राइट हैंड साइड्स के कॉन्ग्रुएंट, लेफ्ट हैंड साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब इसमें भी ये ए आई चूंकि एम आई के साथ रिलेटिवली प्राइम है, इधर थ्रू चलता जा रहा है, लिहाजा आपको पता है कि इस तरह का नंबर जो एम आई के साथ रिलेटिवली प्राइम हो दोनों साइडों से कैंसिल किया जा सकता है, तो आपने कैंसिल कर दिया। तो वाई जो है वो दरअसल एक्स नॉट के इक्वल आ गया, तो y is congruent to x naught under mod mi। तो अगर mi means कि m1 m2 m3 सबके लिए कॉन्ग्रुएंट है तो उनके प्रोडक्ट के लिए भी होगा, क्योंकि mi आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखने लगे हैं।
ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये M1, M2, M3 है और ये M1, M2, M3 आपस में रिलेटिवली प्राइम ही हैं। यहाँ पे जो A1X, A2X ये कोएफिशिएंट्स 1 है, 1 का 11 के साथ GCD 1 है, इसके साथ GCD 1 है, ये पिछली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें फुलफिल्ड है। तो आपने यहाँ पर इस सिस्टम का भी सोल्यूशन निकालना है जो कि कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉड कैपिटल है। तो इसमें हमने ये नोट कर लिया A1, A2, A3 क्या है, ये 1, 1, 1 ये जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स आइज के वो लिख लिए, M1 11, 19 और 29, कैपिटल M ने ये निकाला 11 to 19 into 29। अब N1 कैसे आएगा, M कैपिटल M ओवर M1 यानी कि M1, M2, M3 और M ये से कट गया, बाकी रह गया 19 into 29। इसी तरह से N2 निकालेंगे, कैपिटल M और M2, इसमें M2 कट जाएगा, 11 into 29 रह जाएंगे, इस तरह से N3। ओके, अब N1, N2, N3 फाइंड करने के बाद आपने N1 स्टेरिक, N2 स्टेरिक और N3 स्टेरिक वगैरह फाइंड करने हैं। स्टूडेंट ये भी देख लें कि X1, X2, X3 ये क्या है। देखो X1, X2, X3 क्या होते हैं कि हर जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के सॉल्यूशंस, तो देखिए ना अगर यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट को आपने रिमूव यानी कि X कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग आपने निकालना है, तो वो होगा X1, X2, X3 यानी कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन। ये तो लिखा लिखाया है ना कि x कॉम्पोनेंट टू 3 मॉड 11। अगर यहाँ पे 3x होता तो आपने वो कोएफिशिएंट को रिमूव करना था। अभी देखते हैं कि ये कोएफिशिएंट वगैरह रिमूव किया, मतलब ये कि आपके पास आपने हर कॉम्पोनेंट का सॉल्यूशन निकालना था। इसका सॉल्यूशन 3 है, इसका 5 और इसका 10। अब बारी है कि हम N1 स्टेरिक, N2 स्टेरिक और N3 स्टेरिक वगैरह फाइंड करें। जैसे कि आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया कि N1 स्टेरिक कहाँ से आएगा, ये जो रिलेशन है जो आपने प्रूव किया हुआ है N1 into N1 स्टेरिक कॉम्पोनेंट टू 1 मॉड M1, इससे आपने N1 स्टेरिक निकालना है। देखो N1 क्योंकि पहले ही ऊपर से हमने ये नोट कर लिया है कि ये 19 into 29 और साथ में N1 स्टेरिक कॉम्पोनेंट टू 1 मॉड M1। M1 क्या है, ये आपके पास M1, M2, M3 की वैल्यूज हैं, यहाँ पे M1 लगा दी। अब होता ये है कि जो मॉडुलस है 11, जब भी आपको कहीं पर भी मॉडुलस से बड़ा नंबर नजर आए तो आपने उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, जब आप उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, उससे आपने रिप्लेस 19 के लिए अब 8 क्यों आया, क्योंकि 19 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, 29 को 11 से डिवाइड किया रिमाइंडर 7 आ गया। तो ये ऊपर से नीचे वाला स्टेप आ गया। अब आप देखेंगे ये 7 into 8 56 होता है, 56 भी 11 से बड़ा हो गया। आप इस पे मॉडुलस 11 लगाएं तो 1000 के 1 आएगा और यहाँ से ही आपको ये N1 स्टेरिक मिल गया, दिस इज 1 अंडर मॉड 11। N1 स्टेरिक निकालिए। इसी तरह से आपने N2 स्टेरिक भी फाइंड करना है। कैसे, इस रिलेशन से N2 into N2 स्टेरिक, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M2। आप ये N2 की वैल्यू ऊपर से देख लें, ये मैंने लगा दी 11 into 29, N2 स्टेरिक कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19। अब यहाँ पर भी जो नंबर आपको 19 से बड़ा नजर आएगा मॉडुलस, उस पे आप लगा दें मॉडुलस, तो 29 को जब आप 90 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 10 आएगा। अब ये देखेंगे ये जो 11 है इसको जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर -8 आएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब कई तरीकों से आप अपनी सूरत के लिए कर सकते हैं। तो ये बन गया -80। अब माइनस को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 80। 80 पे जब आप मॉड 19 लगाओगे, 19 का टेबल पढ़ो तो ये 76 बनता है, 4 मीटर आ जाता है। अब देखो आप मॉडुलस के बराबर दोनों साइडों में वैल्यूज इस तरह से सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने ये 19 को यहाँ पे ऐड कर लिया, 19 -1 हो गया 18। अब देखेंगे दोनों साइडों में 2 कॉमन है, 2 19 के साथ रिलेटिवली प्राइम भी है तो लिहाजा आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये बन गया 2n2 स्टेरिक कॉम्पोनेंट 2। अब मैंने मॉडुलस के बराबर इसमें वैल्यू ऐड की, 29 बन गया, 28 बन गया। दोनों साइडों से 2 कैंसिल हो सकता है, 2 19 से रिलेटिव m2 स्टेरिक निकाल लिया। सेम भी आपने n3 स्टेरिक निकालना है। अब वो जो थ्योरम के मुताबिक हमने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या था, x नॉट इज इक्वल टू x1 n1 n1 स्टेरिक, x2 n2 n2 स्टेरिक और ये सारा। तो x1 x2 x3 की वैल्यूज देखें स्टूडेंट्स, ये हमने लिखी हुई हैं 3 5 और 10। तो ये देखें 3 5 और 10। इसके बाद हमने लिखा n1 n2 n3। तो ये तो आपके पास ये पहले से ही है, ये आपका n1 है, n2 n3 ये आपने रिप्लेस कर दी। ये n1 ये n2 ये n1 ये n2 और ये n3 और लास्ट पे क्या है, ये n1 स्टेरिक, n2 स्टेरिक, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, और n3 स्टेरिक। ये आपने सारी लिख ली है, इन सबको आपने ऐड किया और ये बन गया 4128। और मॉडुलस कैपिटल M है। आप
आपने देखना कैलकुलेटर से इसका आंसर क्या आता है, उसके ऊपर आपने मॉड कैपिटल एम लगाना है। कैपिटल एम आपको उससे निकालिएगा 6061, तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अब आपने एक्सरसाइज से खुद इनकी फर्दर प्रैक्टिस करनी है, जो भी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है उसको